नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज का बड़ा महत्वपूर्ण विषय इसलिए है क्योंकि बलूचिस्तान के विषय में ये कहा जाता है कि भारत में ऑल इंडिया रेडियो ने सन 1947 में ये घोषणा की थी कि बलूचिस्तान के कलात राज्य के खान उन्होंने भारत के साथ अप्रोच किया है और भारत में अधिमिलन की घोषणा की है। लेकिन नई दिल्ली उस पर कुछ कर नहीं सकती। नई दिल्ली के पास ये करने का कोई संसाधन नहीं है, इसलिए कलात को नई दिल्ली मिला नहीं सकती। ये ऑल इंडिया रेडियो पर ऑफिशियल घोषणा भारत में हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, क्यों नहीं कर पाए, क्यों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कहा जाता था, वो उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया या फिर प्राइम मिनिस्टर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, ये विषय सामने कभी आया नहीं। बाद में जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट आया कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने हमें अप्रोच किया हो। लेकिन ब्रिटिश बलूचिस्तान जिसको कहा जाता था, ब्रिटिश बलूचिस्तान के विषय में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है जो पाकिस्तान और ईरान के बीच में पिछले 2 दिन से चल रहा है। बल्कि इसको ये नहीं कहना चाहिए कि 2 दिन से चल रहा है, ये एक्चुअली कई दिन से चल रहा है। क्योंकि पिछले साल 2023 में भी पाकिस्तान के कुछ एथनिक ग्रुप्स ने बलूचिस्तान, सीस्तान बलूचिस्तान मैं कहता हूँ तो ईरान का हिस्सा है, सीस्तान बलूचिस्तान के किसी पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था और उसमें 11 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसके बाद भी इधर की तरफ स्ट्राइक हुआ और इस स्ट्राइक में जिन ग्रुपों ने, यानी कि जो आर्मी या जो रेबल ग्रुप है, उस ग्रुप के ऊपर टारगेट छोटे हल्के हमलों से टारगेट किया गया था ईरान की तरफ से। अब उसको रिटेलिएट करने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने बाकायदा ड्रोन छोड़ दिए, बाकायदा मिसाइलें छोड़ दी। अब वो आज विषय बड़ा बन गया है क्योंकि दोनों के बीच में ठीक चल रहा है और ईरान ने क्लेम किया है कि उनके 11 लोग मर गए हैं। पहले भी ईरान ने क्लेम किया था कि बलूचिस्तान के अंदर से टेररिस्ट ग्रुपों ने उनके पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया है और इसके बाद उनका कहना था कि हमने केवल टारगेट डिस्केलेशन करने के लिए उन टेररिस्ट संगठनों के जो कैंप हैं उन पर किया था। लेकिन इधर पाकिस्तानी आर्मी एक्टिव हो गई है और उन्होंने बाकायदा हमला उस तरफ सीस्तान बलूचिस्तान के हिस्से पर किया है। अब आप सोचिए कि इसके पीछे 2-3 चीज़ें देखी जानी चाहिए। एक बात तो ये है कि क्या लोगों का कहना है कि ईरान के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। अब ईरान के संबंध भारत के साथ बहुत अच्छे हैं, इस विषय को ऐसे समझा जाना चाहिए कि ईरान के पोर्टों को डेवलप करने के लिए और ईरान से तेल खरीदने के लिए जो मोदी सरकार ने एग्रीमेंट किए हुए हैं उनको अमेरिका ने विरोध किया था और यूएस के विरोध के बावजूद भारत ने ईरान के साथ अपनी ट्रीटी ख़त्म नहीं की। उनके एयरपोर्ट, उनके जो सी पोर्ट हैं उनको डेवलप करने के लिए मना नहीं किया और उस पर कब्जा भी ले लिया। आज की तारीख में वो उसको ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब हम उन स्थानों को ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अफ़गानिस्तान तक के लिए या अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को छूते हुए ईरान से सीधा हम मिडिल ईस्ट के लिए रेलवे लाइन भी वहाँ पर बिछा रहे हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी भारत के पास है। कुल मिलाकर ईरान के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। आगे ये भी दास्तान कही जाती कि ईरान को अगर कोई मुसीबत होती है और वो इंटरनेशनली कोई चीज़ मीट आउट करना चाहता है तो वो भारत से संपर्क करता है। अब भारत में जो ग्रुप्स बैठे हैं उनकी समस्या ये है कि भारत में शिया बहुत छोटी मात्रा में है और सुन्नी भारत में बहुत बड़ी मात्रा में है, इसलिए उनको ईरान अच्छा नहीं लगता। और ईरान की हिस्ट्री ये है कि ईरान कभी सुन्नी बाहुल्य हुआ करता था। 11वीं सदी की बात है कि वहाँ के जो बादशाह था, उस बादशाह ने या नवाब कह लिया, जो भी उसका रूलर था, रूलर ने धीरे से उसको बदल दिया और इमामों को मानने लगे। अब जैसे ही इमामों को, अल्लाह को वो मानते हैं, कुरान को वो मानते हैं, सब कुछ वैसे ही, केवल इतनी सी बात है कि खलीफाओं की जगह इमाम को मानना शुरू कर दिया ऑफिशियली मतलब राष्ट्रीय स्तर पर इमाम को मानना शुरू कर दिया। जैसे ही इमाम को मानना शुरू किया तो राष्ट्र धीरे धीरे इमाम परंपरा की तरफ चला गया और वो शिया हो गया। ये संसार का एक ही इलस्ट्रेशन है कि पूरा का पूरा देश जो सुन्नी बाहुल्य था या सुन्नी फेथ को फॉलो करता था वो शिया फेथ को फॉलो करने लगा।
इसलिए ईरान पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के, या मैं कहूँ खाड़ी के टारगेट पर है। टारगेट पर खाड़ी के इसलिए क्योंकि एक ही देश ऐसा है जो कि आज की तारीख में शिया बाहुल्य देश फुल्ली है। तो अब बलूचिस्तान की बात आती है। बलूचिस्तान की बात यह है कि बलूचिस्तान जिसको आज कहा जा रहा है उसमें ब्रिटिश बलूचिस्तान और 4 प्रिंसली स्टेट, मैं फिर से कहता हूँ, ब्रिटिश बलूचिस्तान और उसमें 4 प्रिंसली स्टेट, ऐसा बलूचिस्तान आज का है। अब ये भी क्लेम है कि डूरेंट लाइन जो बनी हुई थी 1893 में, डूरेंट ने जो लाइन बनाई थी, अफगानिस्तान का कहना यह है कि पाकिस्तान आज की तारीख में उस लाइन के लगभग आधा किलोमीटर से ज़्यादा, या लगभग 1 किलोमीटर, कमोवेश 1 किलोमीटर अंदर घुसा हुआ है। और वो अंदर घुसने के साथ खैबर पख्तूनख्वा का जो क्षेत्र है पाकिस्तान के कब्जे में, जो ट्राइबल एरिया है, वो एरिया उनका कहना है कि वो उनका है। दूसरा, कुछ मकरान का क्षेत्र कहा जाता है। वैसे तो मैं मानता हूं कि मकरान का क्षेत्र पर क्लेम ईरान करता है, लेकिन फिर भी मैं मानकर चलूं कि कुछ क्षेत्र ऐसा है बलूचिस्तान के अंदर जिसको कि अफगानिस्तान क्लेम करता है। तो वो बलूचिस्तान के अंदर का, आज के बलूचिस्तान के अंदर के कुछ हिस्सों को क्लेम करता है, जो कहता है कि डूरेंट लाइन के बियॉन्ड है, मतलब डूरेंट लाइन अब बलूचिस्तान के अंदर से निकल रही है, इसलिए वो हिस्सा हमारा है। दूसरा, वो पख्तूनख्वा के क्षेत्र को टोटल मानते हैं और उनका कहना है कि ये हमारी ट्राइब है और ये हमारी ट्राइब डूरेंट लाइन के बाहर थी, ये हमारा हिस्सा है। उधर ईरान भी मकरान के क्षेत्र को, चूँकि सीस्तान बलूचिस्तान, देखिए उसका जो प्रांत है उसका नाम ही उसने सीस्तान बलूचिस्तान रखा हुआ है। सीस्तान बलूचिस्तान का मतलब है कि वो बलूचिस्तान पर अपना क्लेम कभी छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने बलूचिस्तान को के बहुत बड़े हिस्से पर क्लेम करके रखा है और उनका कहना है कि ये ईरान का हिस्सा है, ये कभी पाकिस्तान का हिस्सा था ही नहीं और ब्रिटिश इंडिया का भी हिस्सा नहीं था। लेकिन ये जो एक तीसरी स्टोरी है कि खान ऑफ कलात, यानी कि जो मैं 4 प्रिंसली स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, उनमें एक तो ब्रिटिश बलूचिस्तान है। ब्रिटिश बलूचिस्तान तो वो 13 रियासतों में से था, राज्यों में से था, या मैं कहूँ प्रोविंसेस में से था, जिस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश इंडिया सीधा शासन कर रहा था। इसके अलावा 4 प्रिंसली स्टेट थी। उन 4 प्रिंसली स्टेट में कलात की जो स्टेट है, जो उनकी सबसे बड़ी स्टेट हुआ करती थी, प्रिंसली स्टेट, जिसमें खान बैठा करते थे, कलात की प्रिंसली स्टेट का स्टेटस अंग्रेज़ों के समय पर भी, यानी कि ईसाइयों के समय पर भी वही था जैसा कि भूटान और सिक्किम के साथ था। यानी कि वो प्रिंसली स्टेट वैसे क्लेम नहीं कर सकती कि वो एक्सीड किसके साथ करेंगे, वो स्वतंत्र भी रह सकती थी। भूटान ने भी अपने आप को घोषित किया था और सिक्किम ने भी अपने आप को घोषित किया था। तो सिक्किम, भूटान और इसको मैं कहूँ कि कलात, इन क्षेत्रों को उस समय ऑटोनॉमी दी गई थी और केवल एक्सटर्नल अफेयर्स इनके पास थे। अच्छा, स्वतंत्रता के बाद, मतलब जब इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट 1947 पास हुआ, तो बाकी 3 स्टेट्स को तो, प्रिंसली स्टेट्स को तो कहा जा सकता है कि उनको एक्सीड करना, लेकिन कलात को नहीं। कलात को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। कलात के जो खान थे उनकी बैठक दिल्ली में हुई थी और दिल्ली में 5 अगस्त को ही कलात स्वतंत्र हो गया था। कलात ने अपनी आर्मी बना ली थी, कलात की अपनी करेंसी थी, कलात की अपनी सुरक्षा थी। लेकिन पाकिस्तान के उस समय के जो प्रणेता हैं, जिनको कहा जाता है कि जिन्ना ने कलात के जो खान थे उनके साथ दोस्ती कर रखी थी और उनके वो वकील बनकर आए थे। वकील बनते समय ऐसा कहा जाता है कि धोखे से पेपर्स पर साइन करवा लिए गए थे, क्योंकि उनकी वकालत वो ब्रिटेन में भी करते थे, तो उनसे साइन करवा लिए गए थे और उन साइन के बाद जिन्ना ने क्लेम कर दिया कि बलूचिस्तान या कलात का पूरा क्षेत्र उनका है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि उस समय फिर उसकी हत्या हो गई। इसी के ध्यान में रखते हुए उस समय के मुफ्ती, यानी कि मुफ्ती, वो उनके भाई ने विद्रोह कर दिया था। इनकी तो हत्या हो गई, भाई ने विद्रोह कर दिया, लंबे समय तक चलता रहा। 48 से लेकर कई बार 60 के दशक में, 70 के दशक में, फिर अभी 2002-3 में, 5 में, जहाँ तक मुझे याद है 3 या 4, 5 की बात होगी, उस समय मुफ्ती की हत्या भी कर दी गई थी
और आपको याद होगा कि ये लगातार आंदोलन चल रहा था कि बलूचिस्तान का जो कलात का क्षेत्र है वो कभी पाकिस्तान था ही नहीं, वो धोखे से जिन्ना ने साइन करवाकर आर्मी भेज दी थी। हालांकि कलात ने विश्व पटल पर जाकर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन से संपर्क किया था। उस समय कलात ने संपर्क किया यूएनओ में कि हमको सदस्यता दे दी जाए, लेकिन ये हर बार कहा गया चूंकि जिन्ना साइन किए बैठे थे इसलिए कहा गया कि तुम ऑटोनोमस क्षेत्र पाकिस्तान के हो, तुमने एक्सेशन किया ही नहीं, अब वो तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट रहने का राइट ही नहीं है। वो लगातार कहते रहे मैंने कोई साइन नहीं किया, मेरी कोई ट्रीटी नहीं है कोई, लेकिन ऐसा माना नहीं गया। लगातार विद्रोह चल रहा है, बलूच लगातार वहाँ पर आंदोलन पाकिस्तान से स्वतंत्रता के लिए कर रहे हैं। तो बलूचिस्तान जो कि आज के पाकिस्तान का 44% है, यानी कि लगभग 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का होगा, वो क्षेत्र बलूचिस्तान का, उसमें 3 क्लेमेंट हैं। उसमें 3 क्लेमेंट कौन, जैसे मैंने कहा कि एक हिस्से पर क्लेम कर रहा है अफगानिस्तान, दूसरे हिस्से पर, बड़े हिस्से पर क्लेम कर रहा है ईरान, और तीसरे पर कलात जो बलूच मूवमेंट चला रहे हैं वो, और ब्रिटिश बलूचिस्तान तो था ही। ऐसे 4 हिस्से हैं, चारों पर ब्रिटिश बलूचिस्तान पाकिस्तान हो गया और बाकी 3 हिस्से भी पाकिस्तान हो गए, जैसे भी छल से जल से किया गया हो। लेकिन कलात आंदोलन कर रहा है, अफगानिस्तान भी लड़ रहा है और ईरान भी लड़ रहा है, ये चल रहा है। ये बात तो समझ में आती है कि वहाँ ये चल रहा है इसलिए होता है, लेकिन एकदम अचानक क्या हो गया कि भाई दोनों एक दूसरे के खिलाफ अल्टरेशन कर बैठे। हुआ क्या कि पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, जो सुन्नी ग्रुप हैं, सुन्नी टेररिस्ट ग्रुप, उन सुन्नी टेररिस्ट ग्रुपों ने हमला किया है शिया क्षेत्र में। तो असल में जो अफगानिस्तान, जो ईरान और पाकिस्तान के बीच का कन्फ्लिक्ट है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, वो उस ट्राइबल क्षेत्र का है। अब पाकिस्तान की विडंबना देखिए, 44% तो ये बलूचिस्तान का हिस्सा है, बाकी का बचा वो कलात जो खैबर पख्तूनख्वा का क्षेत्र है वो मांग रहे हैं। और हमारा क्षेत्र उन्होंने 1 लाख किलोमीटर या 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग मानते हैं। 90,000 स्क्वायर किलोमीटर लगभग हमारा घेर रखा है, गिलगिट बाल्टिस्तान और मीरपुर मुजफ्फराबाद का क्षेत्र, जिसके लिए हम लगातार 1947-1952 में पहला इलेक्शन हुआ तो हम 1951-52 से लगातार उसके लिए सीटें खाली छोड़े बैठे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव होता है उसमें भी सीटें खाली होती हैं। इस बार रीऑर्गेनाइजेशन 2019 आया, उसमें भी हमने सीटें खाली घोषित की हैं। तो कुल मिलाकर हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र उन्होंने कब्जा करके रखा है। पाकिस्तान सिर्फ कब्जे के क्षेत्रों से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 60% क्षेत्र पाकिस्तान का ऐसा है जो उसने कब्जा करके रखा है किसी न किसी कारण से या किसी न किसी साधन से। पाकिस्तान की एक और ख़ास बात है कि आज की तारीख में पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर है, फिर भी पाकिस्तान ने हिम्मत करके ईरान के ऊपर हमला कर दिया। अब इसके 2-3 इंटरनेशनल पहलू समझने की कोशिश करते हैं और उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो यह है कि ईरान की भारत से बहुत अच्छी दोस्ती है, तो क्या पाकिस्तान के ऊपर ये जो चल रहा है, जैसे हमने एयर स्ट्राइक किया था, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, क्या ईरान उसी से प्रेरणा लेकर या हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ का जो डेटा है उसको लेकर वो हमले कर रहे हैं? क्योंकि उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमारा वो रहता है। तो क्या बलूचिस्तान के उस हिस्से पर ईरान ने भारत से डेटा लेकर हमला किया है कि टेररिस्ट कहाँ पर छुपे बैठे हैं, या फिर मोदी सरकार को ये समझ में आया कि हमारा सीधा लड़ना ठीक नहीं है, हमने देश में एक माहौल बना दिया है जिसमें सबसे पहले घर वापसी होनी है, देश के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने, और ईरान को सामने रखा जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका के खेमे में रहा, इसलिए ईरान का कभी वो दोस्त नहीं हो सकता। दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान सुन्नियों के सुन्नी क्लेम सेक्ट को क्लेम करता है, इसलिए भी ईरान से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती। लेकिन ईरान की भारत से दोस्ती है, तो क्या इस पूरे प्रकरण के पीछे मोदी जी हैं? ये भी सोचना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि ईरान के विरुद्ध अमेरिका पड़ा हुआ है, तो क्या जो पहला हमला यहाँ के उन्होंने किया है जैशे अब्द JAA कहा जाता है, तो JAA यानी कि जो संगठन है,
इसने हमला जो ईरानियन के ऊपर किया है, क्या वो अमेरिका के शय पर किया है? और अमेरिका के शय पर किया है तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और उधर से ईरान जो कर रहा है, तो इसके बाद क्या अब पाकिस्तान जो लुटा पिटा खड़ा हो उसका चाइना साथ देगा? क्या अमेरिका साथ देगा? क्या अमेरिका के नज़दीक जाने के लिए पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया है कि पाकिस्तान उधर हमले कर रहा है ताकि अमेरिका उसकी तरफ आ जाए, क्योंकि अमेरिका ईरान के खिलाफ खड़ा हुआ है? ये बहुत सारी चीज़ें आमने सामने, क्योंकि ईरान और इराक में आमने सामने की लड़ाई चल रही है। ईरान और इराक का मतलब हो गया अमेरिका इराक में बैठा हुआ है। तो ईरान के कभी ईरान कह रहा है कि उन्होंने जहाज उनके मार दिए, कभी वो कहते हैं उनके 200 यात्री मार दिए, कभी ये कह रहे हैं। तो ये सब कुछ वहाँ चल रहा है और हमले भी हो ही रहे हैं। इसी बीच में अमेरिका लगातार विजिट भी इराक में कर रहा है। तो इराक और ईरान का चल रहा है, यानी कि अमेरिका और ईरान का सीधा परोक्ष न कहिए अपरोक्ष युद्ध तो चल ही रहा है। यहाँ तक कि उनके प्लेन भी एक दूसरे के क्रैश कर दिए जाते हैं। तो फिर क्या ये कहा जाए कि अफगानिस्तान की पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका या अमेरिका को साथ में लेने के लिए जो FATF में चल रहा है, जो मोदी जी की पूरे देश संसार में पॉलिसी चल रही है, जिससे पाकिस्तानी डॉलर लगभग आज भारतीय 300 रुपये के बराबर पहुंच गया है। आज भारत की इकोनॉमी से 3 गुना कमज़ोर है। 300 रुपया, भारत का 1 रुपया और उनका 300 रुपया बराबर है, या कुछ जो भी 3 गुना 3 गुना है। 1 रुपया 3 रुपये के बराबर, सॉरी, मेरा डॉलर 300 साढ़े 300 रुपये का हो चुका है। तो क्या आज की FATF की जो सिचुएशन चल रही है, विश्व में अलग थलग चल रहे हैं, हिंदुस्तान बड़ी मजबूती के साथ ऊपर उभर रहा है। इकोनॉमिक फोरम में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ब्लिंकन ने जो स्टेटमेंट दिया, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान के राष्ट्रपति गए हुए थे, वो जल्दी से वापस आए क्योंकि ईरान के साथ कन्फ्लिक्ट चल गया है। तो इसमें इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल सिचुएशन, इंटरनेशनल रिलेशन को ध्यान में रखते हुए समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के नज़दीक जाने के लिए ईरान पर यह किया। और ये भी हो सकता है कि ईरान को कहीं ना कहीं बैकहैंड में भारत से सपोर्ट मिला हो, इसलिए वो आ रहे हों। और ये भी हो सकता है कि शिया सुन्नी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। आज से नहीं, 1500 सालों से ऐसे चल रहा है, इसलिए भी ये कन्फ्लिक्ट नए सिरे से पैदा हुआ हो। जो भी हो, अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के रुपया को स्वीकार करने से मना कर दिया। उनका कहना है कि हमारा तुमसे 5 गुना ज़्यादा स्ट्रांग है, और अगर हमारा 3 गुना 4 गुना ज़्यादा स्ट्रांग है तो हम तुम्हारा वाला क्यों एंट्री मरवा लेंगे। इधर UK ऋषि सुनक ने स्टेटमेंट कर दिया, और UNO से स्टेटमेंट आ गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से स्टेटमेंट आ गया। तो फिर इनके बीच में किस प्रकार से शांति रखी जाए, ये भी एक प्रश्न सामने आता है। दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि मुस्लिम जगत इस समय कन्फ्लिक्ट की कगार पर खड़ा हुआ है। अब मुस्लिम जगत अगर कन्फ्लिक्ट की कगार पर खड़ा हुआ है तो उसको नापने के, उसको भांपने के, या उसको कैलकुलेट करने के तरीके क्या हैं, इस बात को अगर ध्यान में रखोगे तो सीरिया इराक के बीच में चल रहा है, लेबनान, और उधर इन्होंने लेबनान उसके खिलाफ चल रहा है, क्या नाम, यहूदियों के खिलाफ। गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। रेड सी में हौती ने लगातार हमारे शिपों पर भी हमला किया था। इधर यमन पर जहां से हौती आते हैं वहां US और UK दोनों लॉन्च किए हुए हैं, वो स्ट्राइक कर रहे हैं। इधर पाकिस्तान ईरान का हो गया है। तो क्या ये कहा जाए कि इस्लामिक जगत में जो आपस में लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में कहीं UK, US, रशिया, भारत, इनका कोई रोल तो नहीं है। और ये एक जो आतंकी विचार सामने आ जाता है इनके बीच से, या फिर ये कहें कि टेक्नोलॉजी या जो विचार है वो विचार ही रॉन्ग कॉन्सेप्शन के साथ आ गया, जो विश्व के विनाश करने की तरफ आगे बढ़े हुए हैं। और उनका जो उद्देश्य है वो विश्व का विनाश करना है, चाहे वो रिलीजन के नाम से करना हो। क्या उस विनाशकारी लीला को समाप्त करने के लिए, विनाश करने वाली मानसिकता को समाप्त करने के लिए ये तो नहीं चल रहा है कि एक तरफ रशिया खड़ा हो जाता है और एक तरफ अमेरिका खड़ा हो जाता है और युद्ध का क्षेत्र खाली बना हुआ है। एक तरफ भारत खड़ा हो जाए, एक तरफ ईरान खड़ा हो जाए और युद्ध क्षेत्र बन जाए। ये सारी चीज़ों पर कोई इनकार नहीं कर सकता कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन मुझे जो समझ में आया उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वहाँ पर
शिया और सुन्नी का, क्योंकि ये उनके शिया क्षेत्रों में कह रहे हैं कि यहाँ के आतंकवादी हैं, वो उनके सुन्नी क्षेत्रों में कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं। दोनों ये कह रहे हैं कि हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। ईरान में बेस बनाकर, उनका कहना है, इधर वालों का कहना है ईरान में बेस बनाकर पाकिस्तान में हमले करते हैं। इनका कहना है कि बलूचिस्तान में बेस बनाकर ईरान पर हमले करे जा रहे हैं, ईरान की सॉवरेंटी पर हमला किया जा रहा है, और स्टेटमेंट भी दोनों लगातार ऐसे ही दे रहे हैं। तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है, एड्रेस करने की आवश्यकता है। लेकिन बात यह है कि वो जो पूरा क्षेत्र है, वो क्षेत्र पाकिस्तान ने गलत तरीके से ऑक्युपाई करके रखा है, जिसका बलूचिस्तान में लगातार आंदोलन चल ही रहा है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। वर्ल्ड वाइड बलूच आंदोलन कर रहे हैं पाकिस्तान से स्वतंत्र रहने के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि हम 47 में ही 5 अगस्त 1947 को ही हम स्वतंत्र हो चुके थे और इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुके थे, अपनी सेनाएं रख चुके थे, लेकिन पाकिस्तान ने धोखा देकर उस पर कब्जा किया हुआ है और साइन गलत तरीके से ले लिया है, और उसके बाद अपनी आर्मी भेजकर उस पर कब्जा कर लिया। इसलिए अब पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और बलूच चारों में सही से चल रहा है। और इसके अलावा मैंने जैसे कहा कि मुस्लिम जगत में तो एक दूसरे की आंख भी देखने को कोई तैयार नहीं, और कोई भी एक दूसरे से वार्ता करने को तैयार नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।